आज हम लोग एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज में जब एलसीआर लगाते हैं, एलसीआर इन सीरीज, अगर एलसीआर में हम कोई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो सब में जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा। जैसे ये एक इंडक्टर है, या पहले रेजिस्टेंस ये आर है, ये कैपेसिटेंस है और ये एक इंडक्टर है, ये केसी सप्लाई है ई। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो आई आर होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्यू बाई सी होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो डी आई होगा, डी टी होगा ये। या इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर आई आर है तो ये आई एक्स सी है, ये क्या होगा आई एक्स एल होगा। एक्स सी और एक्स एल जो है इम्पीडेंसेस हैं कैपेसिटेंस में और इंडक्टेंस में। तो ये आपका अगर टोटल हम यहाँ से पोटेंशियल ई देखें तो ये हो जाएगा आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी प्लस में क्यू बाई सी। ये नेट पोटेंशियल होगा आपका इस तरीके से। अगर हम करंट को एक पर्टिकुलर फिगर से रिप्रेजेंट करें, जैसे हम ये बोल दें कि ये एक फेजर डायग्राम है, अगर इनका हम फेजर डायग्राम बनाएं then phasor diagram for the तो ये आपका जो पोटेंशियल होगा और जो करंट होगी ये इसके लिए तो सेम होगा रेजिस्टिव सर्किट के लिए। मतलब ये आई एक्स आई आर है या ई है, और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल होगा और जो करंट होगी वो कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही लाइन पर होगा, कोलिनियर होगा। और यहां से अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो करंट लीड करती थी इन द केस ऑफ द कैपेसिटेंस, तो यहां पर जो पोटेंशियल का फेज होगा वो 90 डिग्री लैगिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका ईसी वाला पोटेंशियल होगा, और जो ईएल वाला पोटेंशियल होगा ये 90 डिग्री क्या होगा लीड करेगा, या आप ये बोल सकते हो कि 90 डिग्री करंट लैग करेगी दिस पोटेंशियल से ये। और जो रिजल्टिंग आएगा अगर डिपेंड करता है कि EL इज ग्रेटर देन EC, अगर EL EC से ज्यादा है तो नेट वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगी, और अगर EL EC से कम है तो नेट वैल्यू नीचे की तरफ आएगी। उसके बाद इनका जो रिजल्टेंट होगा वो R और इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा। अगर इसको हम ऐसा लिखते हैं तो ये हो जाएगा I इंटू एक्सएल, और आपका ये हो जाएगा I इंटू XC, और अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये आई आर हो जाएगा इस तरीके से। इसे नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद अगर इसका हम इंपीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं तो ये बात तो मैंने पहले भी डिस्कस करी है कि अगर हम एक्सएल की बात करें तो ये होता है ओमेगा इंटू एल, और अगर एक्ससी की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये दोनों इस तरीके से। अब अगर इसमें हम आई को कैंसिल करके देखें तो ये अगर ये कोलाइन पे है इस तरीके से तो यहाँ ये रेजिस्टेंस का हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि ये आई आर जो है ये वी आर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होगा, और ये आपका जो वी एल होगा ये आई एक्सएल होगा, या आई इंटू ओमेगा एल होगा ऐसा, और जो नीचे होगा ये एल है, बी सी ये 1 अपॉन आई इंटू एक्सी पहले लिखेंगे, फिर आई इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। एक्सी का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा इस तरीके से।
अब अगर इनमें से अगर हम ऐसा माने कि BC इज ग्रेटर देन BL, तो ऐसी सिचुएशन में जो नेट रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी कि ये तो I आपका इधर होगा, ये IR वाला, और इधर की तरफ जो आएगा आपका या जो BR होगा ये इधर होगा, और इधर जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा आपका BC माइनस BL, ये इधर होगा, और इनकी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी कि यहाँ कहीं होगा। तो ये अगर एंगल हमने फाई ले लिया ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो tan फाई होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अगर यहाँ से हम tan फाई की बात करें देन इट विल बी दिस बाय दिस, मतलब BC माइनस BL ओवर BR, ऐसा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंसेस की हम बात करते हैं करंट को नेग्लेक्ट करके, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसे हम इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, और ये इंपीडेंस ट्रायंगल इसे नोट करिए फिर बताते हैं। ये जो इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। आप ये देख रहे हैं ये वाली चीज, तो ये तो IR है ऐसा, और ये BC माइनस BL है, ये एंगल फाई है, और ये आप देखेंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब अगर इसको मैं BR से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये आपका हो जाएगा BC माइनस BL का होल स्क्वायर प्लस BR का BR का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये होगा। और अगर इसको इंपीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, ये इंपीडेंस ट्रायंगल है। और अगर इसको रेजिस्टेंसेस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि सब में क्या है, करंट कॉमन है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये IXL है, ये IXC है, ये IR है। अगर I से I सब में कैंसिल करें तो आपको यहाँ से एक बात ये समझ में आएगी कि इस ग्राफ को हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा, I कैंसिल होगा तो ये इधर रेजिस्टेंस R होगा, इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर XL होगा इंपीडेंस, और इधर क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि BC इज ग्रेटर देन BL, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ये BC इज ग्रेटर देन BL होगा, इसका मतलब XC इज ग्रेटर देन XL होगा, तब ऐसा होगा। और जब ये ऐसा होगा तो ये रिजल्ट जो आएगा इसमें भी जो ये ट्रायंगल बनेंगे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये R बनेगा, और इधर की डायरेक्शन में जो बनेगा वो XC माइनस XL होगा, ऐसा XC माइनस XL। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा R का और इनका, उसको अगर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से ये एंगल फाई बनाता है, तो आप देख पाएंगे कि Z ये वाली वैल्यू सीधे सीधे इधर आ गई, मतलब XC माइनस XL ये हो जाएगा, और R ये हो गया। तो जो Z की वैल्यू आएगी, Z यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ऐसा। या इसी Z को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस XC को लिख सकते हैं 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा इंटू L, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, ये हो जाएगा इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ LCR पोल सर्किट। तो Z की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी। अब जो रिजल्टिंग EMF या इसकी बात हम करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहां से जो मैक्सिमम करंट होगी या मैक्सिमम EMF होगी वो इसका फॉर्मेट होगा कि जो मैक्सिमम करंट होगी IM, ये होगी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल अपान में Z इंपीडेंस के इक्वल। ऐसे या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो VM होगा इट विल बी I मैक्सिमम इंटू Z,
या इसको हम तो वहां नॉट से लिखते थे, तो ये बी नॉट हो जाएगा, इट विल बी आई नॉट इंटू जेड लाइक दिस, ये तो इसको लास्ट में लिखना टीके वाला ये। तो ये इंपीडेंस और इसके साथ रिलेशन है, बनाइए उसको, नोट करिए। तो पोटेंशियल में पूछे या किसी भी चीज में पूछे तो यहां से आप ये चीज कर सकते हैं। अब इसे फेजर डायग्राम बोलते हैं और इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल बनेगा तो जेड को भी बताएगा, बी और बीसी को के भी रिलेशन को बताएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक ट्रायंगल बनाते हैं और उससे सारी चीजें आपको बना बना के दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ऐसा हो गया और ये जेड है आपका, ये एक्सी माइनस एक्सएल है, ये आर है और ये एंगल फाई है। तो यहां से एक टर्म होता है कॉस फाई। अगर हम कॉस फाई जानना चाहें तो कॉस फाई क्या होगा, आर बाई जेड होगा। ये इसी को पावर फैक्टर भी कहते हैं, ये आपका पावर फैक्टर भी। और अगर इस कॉस फाई को हम और डिटेल में लिखना चाहें तो ये आर अपान में जेड का मतलब हुआ स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल हाफ स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसा। तो पावर फैक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर फैक्टर को और वैल्यू लिख करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी को लिख सकते हैं 1 अपान ओमेगा सी माइनस एक्सएल को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, ये हो जाएगा। तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी आपका आर ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होगा। इसी को हम पावर फैक्टर भी कहते हैं cos फाई को, क्योंकि जब हम मीन पावर निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने आपको बी नॉट के बारे में बताया था कि ये आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट ओवर जेड, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी नॉट ओवर जेड को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल हाफ स्क्वायर, या इसी आई नॉट को लिख सकते हैं बी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल हाफ स्क्वायर, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं कि रेजोनेंस की बात करते हैं, तो रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है वो तब होती है जब आपका ये जो एक्सी है और ये जो एक्सएल है ये इक्वल हो जाए। और ऐसी सिचुएशन में ये सर्किट जो होती है प्योर रेजिस्टिव हो जाती है। नोट करिए इसको, तो बताते हैं आगे। और जब ये प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगी, मतलब अगर हम रेजोनेंस के कंडीशन की बात करते हैं, रेजोनेंस
देन एक्स इज इक्वल टू एक्स एल, या हम ये बात कर सकते हैं कि जो 1/ओमेगा सी है ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल के इक्वल। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/एल इंटू सी। ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ओमेगा की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट 1/LC, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट LC। और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में, ये हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट LC। और जब f लिखेंगे तो f हो जाएगा ये 1/2π स्क्वायर रूट 1/LC या CL। ये आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जब एक्सएल ओमेगा एल के इक्वल रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम करंट है आई नॉट की बी नॉट अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर ऐसा था। और अगर एक्सी को हम एक्सएल के इक्वल रख देते हैं, एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल, इसको यहां पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आई नॉट जो हो जाएगा बी नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस में ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल मान लेते हैं। अगर दोनों x हो गए तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, अगर इनकी वैल्यू हम x रख देते हैं तो आप देखेंगे x माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आई नॉट जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर, या इसको हम लिख देंगे बी नॉट अपॉन आर। तो सीधे सीधे सर्किट जो हो जाएगी वो बी नॉट आई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट ओवर आर, या बी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। तो ये प्योर रेजिस्टिव हो जाएगी, इट विल प्योर रेजिस्टिव। ये प्योरली रेजिस्टिव होगी, इसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करिए इसको। अब इसके बाद अगर हम ऐसा ना बोल के ये बोलते हैं कि जो सिचुएशन थी कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो अलग अलग हमने फ्रीक्वेंसी और उसमें ग्राफ भी बनाए थे। अगर ऐसा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो ऐसी सर्किट जो होगी वो थोड़ा कैपेसिटिव नेचर की होगी, कैपेसिटिव सर्किट होगी। उसका रीजन क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ से करंट मैक्सिमम को देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी नॉट अपॉन जेड या आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का फुल ऑफ स्क्वायर, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं बी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर। अब अगर ये ऐसा है, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन xl, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 ओमेगा सी जो है इट इज ग्रेटर देन ओमेगा इंटू एल के। और अगर ये ओमेगा इधर जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो ओमेगा स्क्वायर है, दिस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर जो होगा आपका ये लेस देन हो जाएगा 1 ये इधर आएगा तो 1/LC हो जाएगा ऐसा, इस तरीके से। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो ये ओमेगा होगा ये हो जाएगा लेस देन
1/√L इंटू सी। या इस ओमेगा को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2πf इज लेस अपॉन L इंटू सी, ऐसा। या f को ऐसा लिख सकते हैं, इट इज लेस देन 1/2π √1/LC, ऐसा। तो ये लेस देन का साइन है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ग्राफ बनाते हैं इनका पूरा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी के साथ इंपीडेंस का, तो आप पाएंगे क्या कि जो ये फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस का ग्राफ बनेगा एफ और जेड के बीच का, ये थोड़ा कुछ ऐसा बनेगा, और उसके बाद ये थोड़ा ऐसा आएगा, और इस पॉइंट पे ऐसा। तो आप देखेंगे ये वो पॉइंट है जहां एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल है, मतलब ये आर हो जाएगा। जेड यहां पर क्या हो जाएगा, अगर यहां पर जेड की वैल्यू को चेक करें तो यहां पर जेड जो होगा ये एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे। अगर इसको हम ऐसा देखते हैं तो यहां पर ये जेड आर के बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। तो ये इस तरीके से होगा आपका ये ग्राफ। जबकि आर वगैरह में हम ग्राफ खींचते थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होती थी, आप बढ़ाते घटाते जाइए, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और एक्सएल एक्ससी में ग्राफ खींच के पिछली बार मैंने बताया था। तो ये आपका इसके अंदर ये जब एक्सएल और एक्ससी 0 हो जाएंगे तो ये प्योर रेजिस्टिव हो जाएगी सर्किट। तब इसका जो इंपीडेंस होगा Z वो सीधे सीधे R के बराबर ही होगा, ऐसा। ये फ्रीक्वेंसी और रिजल्टिंग सर्किट के बीच का ग्राफ है। इसको भी बना लीजिए ऐसे, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम I और F में ग्राफ खींचते हैं तो जो मैक्सिमम करंट होगी वो कब होगी, आपको ये समझना है कि जब Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम कब होगा, अगर हम I मैक्स की बात करें तो ये V/Z होता है, मतलब Z को मिनिमाइज करेंगे। और Z मिनिमम कब होगा, जब ये R हो जाए। इसका मतलब मैक्सिमम करंट सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगी, ये V/R के। क्योंकि Z जो होता है ये होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, या XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो ज्यादा हो। तो ये मिनिमाइज कब होगा, ये मिनिमाइज तब होगा जब ये वैल्यू इसमें जो जुड़ रही वो कम हो जाए या 0 हो जाए। तो सीधे सीधे √R² या स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सीधे R के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट जो होगी वो सीधे सीधे V/R की, मतलब सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा। तो अगर हम करंट के बीच में और इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो आप देख रहे होंगे ये वो फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही ये क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इक्वल होंगे। मतलब अगर हम f0 की बात करें तो ये f0 वो फ्रीक्वेंसी है जब ये हो जाएगा 1/2π √1/LC। मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जब XC और XL आपस में इक्वल हो। XC और XL जब क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब की फ्रीक्वेंसी है। तो करंट और फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो करंट मैक्सिमाइज तब होगी, I और F में ग्राफ खींचते हैं तो ये I और F का जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से। तो ये जो पीक फ्रीक्वेंसी होगी ये वो होगी, ये f0 होगी इस तरीके से। ये इसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
इस तरीके से ऐसा। अगर इधर आते हैं तो इधर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट से बड़ी है, और इधर आते हैं तो इधर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से छोटी होगी। ये तो ये शार्पनेस का ग्राफ होगा, जो रेजोनेंस का शार्पनेस आता है करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो ये होगा। इसको बना लीजिए। ओमेगा के साथ भी ग्राफ इसमें पूछा जाता है। और आगे अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका ग्राफ अगर ओमेगा के रेस्पेक्ट में भी खींचा जाए तो ये वैल्यू ये हो जाएगी, ये ओमेगा है और ये आई है, बिल्कुल सिमेट्रिकली ये भी आएगी। और आप देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा नॉट है। अगर इधर की तरफ हम ओमेगा 1 लेते हैं, इधर की तरफ ओमेगा 2 लेते हैं, तो ये वो वैल्यू है जब ओमेगा नॉट से ये कम होगी, और ये वैल्यू वो है जब ये ओमेगा नॉट से ज़्यादा होगी, इस तरीके से। और ये मैक्सिमम करंट है, और मैक्सिमम करंट आप जानते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी ओमेगा नॉट। और ये जो ओमेगा नॉट है ये वो वैल्यू है जब ये 1/√LC होती है, ऐसा रेजोनेंस वाली। इधर ओमेगा 1 इधर ओमेगा 2, अगर ये रेंज हम देखें, ये इस शार्पनेस क्या होगी इसकी, ये I0√2 पे, तो ये डेल्टा W और ये डेल्टा W, अगर इसका हम रिलेशन देखें तो I मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम करंट वो होती है Vmax अपॉन स्क्वायर रूट R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपका I मैक्स का मतलब I0 अपॉन √2, ये RMS के टर्म्स में हो जाएगी। या अगर इसको हम IRMS का फॉर्मेट लिखें तो IRMS जो होता है वो होता है I मैक्स अपॉन में √2, तो I मैक्स √2 टाइम्स IRMS हो जाएगा। और ऐसे VRMS की बात करते हैं या V मैक्स की बात करते हैं तो ये भी √2 टाइम्स ERMS हो जाएगा। तो इसको VRMS और ERMS के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं। तो VRMS और ERMS के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो ये आपका √2 का फॉर्मेट आ जाएगा। नोट करिए इसे। इसके बाद इसमें एक टर्म आपका जो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है शार्पनेस का, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट L/R। एक तो ये शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को Q से रिप्रेजेंट करें ये वैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो Q इन दोनों का रेशियो होता है ओमेगा नॉट L/R का, या ओमेगा नॉट टाइम्स L/R, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर ओमेगा नॉट आप जान रहे हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वही फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस है 1/√LC। ये तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर हो। ये
पावर फैक्टर मैंने बता दिया है, और अगर इसमें आपको पावर जाननी हो तो पावर के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। cos फाई का टर्म हमने बताया है, और cos फाई के टर्म से आपको सीधे अगर निकालना है तो आप पावर का ये फार्मूला जानते हैं कि पावर जो होता है P, ये वी आई होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि P जो होगा वी आई होगा, तो V जो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों के बीच में फेज है तो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, जो कुछ भी फेज होगा, एक जनरल फॉर्मेट ये हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में ये जो बी नॉट आई नॉट है, इनके आरएमएस वैल्यू के साथ इसका पूरा सोल्यूशन लिखेंगे तो डायरेक्ट मैथमेटिकली मैं डायरेक्ट इसको लिख दे रहा हूँ कि आ जाएगा आपका बी नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू में आई नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस फाई। और कॉस फाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, तो यहाँ से जो ये पावर होगा P, इतने को हम वी आर एम एस लिख सकते हैं, इतने को आई आर एम एस लिख सकते हैं, ये कॉस फाई हो जाएगा। ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ऐसा P। और कॉस फाई की वैल्यू फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वैसे बता चुका हूँ, इसे पावर फैक्टर कहते हैं। ये हो जाएगा आपका R अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल हाफ स्क्वायर। ये तो ये यहाँ से आपका फिनिश हो गया जो एसी में मुझे बताना था। एक टॉपिक इसमें ट्रांसफार्मर और बताना है थोड़ा सा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट करिए, बता देते हैं। अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो तरीके का होता है। पहले तो ये बेस्ड किस पे होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा, कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, एक कॉइल में फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स लिंक हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। ये डिवाइस ऐसी होती है कि जैसे अगर हमने क्या करा, ये आयरन कोर होता है इस तरीके से, बहुत सारे आयरन की ऐसे पट्टी रखी होती है, और उस पर क्या करते हैं, इस तरीके से कॉइलिंग करते हैं। इसमें एक कॉइल जो बीच में कुछ मीडियम भरा रहता है इस तरीके से। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इस तरीके से। प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न को हम एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न को क्या कर देंगे, एनएस से रिप्रेजेंट करें। अगर प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल को वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल को वीएस से, प्राइमरी कॉइल में करंट को आईपी से, और सेकेंडरी कॉइल में करंट को आईएस से। तो यहां से एक चीज आपको देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होगा वो दो तरीके का होगा। एक को हम ये स्टेपलाइज करता है, और या तो ये अप्लाइज करेगा या डाउन करेगा, तो एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और एक स्टेप डाउन होगा। ये
जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है कि पोटेंशियल की वैल्यू को सेकेंडरी कॉइल में बढ़ा देता है। मतलब ये क्या करता है, लोअर पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। मतलब बीपी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, सॉरी बीएस जो होगा इट विल ग्रेटर देन बीपी। और स्टेप डाउन जो करता है वो क्या करता है कि करंट को सेकेंडरी कॉइल में बढ़ाता है, बट पोटेंशियल को क्या करता है वो कम कर देता है। मतलब यहाँ पर बीपी इज ग्रेटर देन, प्राइमरी में पोटेंशियल ज्यादा होगा सेकेंडरी के कंपैरिजन में। इस तरीके से ये इनका काम होता है। और ये कब हो पाएगा, चाहे वो स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, ये काम करंट के साथ कोरिलेट करके करते हैं। जैसे हमने d∅dt या E इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताया, तो ये क्या होता है d∅/dt होता है, और d∅/dt या हम LDI/dt लिखेंगे या NBA करके लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ जाएंगे। तो ये N नंबर ऑफ टर्न्स टाइम क्या होता है, करंट का रिलेशन होता है। ये LDI/dt होगा EMF, इस तरीके से। और अगर हम इसको BS या ES लिखें, EP ES, मतलब ये जो पोटेंशियल सेकेंडरी में पोटेंशियल प्राइमरी में, इसको BP और BS के बजाय ES और EP से लिखेंगे, तभी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि होगा मैंने कॉमन लिख दिया। इसको नोट करिए, फिर दोनों का फंक्शन बताते हैं। अब इनमें जो प्राइमरी में फ्लक्स लिंक होगा या ईएमएफ जो प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा वो उनके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि जो ईएमएफ है या जो d∅/dt है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो अगर ये सेकेंडरी कॉइल के लिए है तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इस पे डिपेंड करेगा। और अगर हम बात करते हैं कि यहां से कि ये अगर प्राइमरी कॉइल की बात है तो ये प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ये प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से और जो करंट होती है, अगर हम इस पूरे पार की बात करते हैं तो P जो होता है वो VI होगा। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में हम पार की बात करेंगे कि क्या होगी, तो ये BS और IS होगा। और प्राइमरी कॉइल में पावर की बात करते हैं तो ये पावर इन प्राइमरी कॉइल हो जाएगा BP इंटू IP, ऐसा। और अगर फ्लक्स इन पे डिपेंड करता है और आप जानते हैं कि ES जो होगा इट विल बी LDI/dt, मतलब ये करंट से इस तरीके से रिलेशन रखेगा। और EP का भी यही रिलेशन होगा कि ये LDI/dt होगा। अब डिपेंड करता है किसमें कौन सी करंट है, ये IS सेकेंडरी के लिए होगा, ये प्राइमरी के लिए होगा। अब अगर हम दोनों पावर को क्या बोले कि पावर नहीं चेंज होगी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, PS और ये आपके PP जो दोनों पावर है इक्वल होंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी का ये प्रोडक्ट है BS और IS ये इक्वल हो जाएगा किसमें, मतलब इनिशियल पावर इज इक्वल टू फाइनल पावर। तो ये प्राइमरी कॉइल में करंट और ये सीधे इक्वेट हो जाएंगे सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल और सेकेंडरी कॉइल में करंट के। तो यहां से एक चीज आप ये कोरिलेट कर पाएंगे कि सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल अपॉन प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल, इनका जो रेशियो होगा ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होगा, किसके साथ, करंट के साथ। ये इक्वल हो जाएगा, अगर आप BS/BP देखेंगे तो ये IP/IS होगा, IP/IS ऐसा होगा। ये रिलेशन रेसिप्रोकल होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ
कि अगर हम क्या करते हैं सेकेंडरी में पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाएगी। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन होता है उसमें क्या होता है कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं सेकेंडरी कॉइल में, मतलब पहले सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल बढ़ाते हैं प्राइमरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाएगी प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा। मतलब यहाँ पर तो करंट को कम करके क्या करते हैं पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, करंट को मैनेज करते हैं। मतलब सेकेंडरी कॉइल में अगर पोटेंशियल बढ़ गया तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा थी और इसमें कम थी तो ये मैनेज हो जाएगा। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो ये रिलेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल पूछे तो एक तो तरीका सीधे सीधे कि आप बीएस को क्या लिख देंगे, आईपी अपॉन आईएस इंटू बीपी, ऐसा सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल। दूसरा ये जो थोड़ा ऐसा लिखा होगा इसको ऐसा लिखने से अच्छा आप ऐसा लिखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा कि जो ईएमएफ होगा वो नंबर ऑफ टर्न से होगा। मतलब सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स d∅/dt ऐसा होगा, और ये जो होगा वो प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी कॉइल में np, ये d∅/dt ये इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि ES अपॉन EP किस पे डिपेंड करता है, NS अपॉन NP पर भी डिपेंड करता है। इसको ये भी ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, d∅/dt कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका जैसा इसमें NS अपॉन NP, ये भी नंबर ऑफ टर्न से भी इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न से रिलेशन क्या होगा। तो VS को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि VS हो जाएगा NS अपॉन NP इनटू में VP। ऐसा भी करके हम क्या कर सकते हैं जब नंबर ऑफ टर्न्स देगा। इसका मतलब ये हो कि जब भी पोटेंशियल हमको बढ़ाना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे, एक में बढ़ा देंगे एक में कम रहेगा। इसको नोट करिए तो दोनों को एक साथ कोरिलेट कर देते हैं। अब जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो इसको हीट करेगा, हिस्टेरेसिस होगा इसके अंदर भी, वो आप एक बार पढ़ लेंगे ईडी करंट क्या होती है, हिस्टेरेसिस क्या होती है, सारी चीजें तो थ्योरेटिकल बातें हैं। जैसे अगर हम इसको स्टेप अप बोले और एक को स्टेप डाउन बोले, तो जिसमें स्टेप अप होगा उसमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे प्राइमरी कॉइल से, जाहिर सी बात है। और जिसको स्टेप डाउन कहेंगे उसमें क्या होगा, सेकेंडरी में टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। मतलब कॉइल में ये अगर आपको मैं ऐसा बनाऊं, ये आयरन की पत्तियां हैं और इसमें ये मैं बना रहा हूं कॉइल, ये प्राइमरी है और ये कॉइल जो है वो सेकेंडरी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा ज्यादा होंगे इस तरीके से। तो ये स्टेप अप के अंदर आ जाएगा। और स्टेप डाउन के अंदर अगर इसको बनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम है इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो सेकेंडरी में क्या होगा, ज्यादा होगा प्राइमरी की कंपेरिजन में। मतलब यहाँ पर जो BS होगा इट विल ग्रेटर देन BP, और यहाँ पर उल्टा होगा, जो BP होगा ये बड़ा होगा, इट विल ग्रेटर देन BS, ऐसा। लेकिन रिलेशन वही होगा आपका कि जो PV होगा, ये जो P होगा ये VI होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो हम ये फॉर्मेट लिखेंगे कि जो BS अपॉन BP होगा ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, NS अपॉन NP हो जाएगा, या यही क्या हो जाएगा, IP अपॉन IS हो जाएगा। इस रिलेशन से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कोई 2 दे करके 3 दे करके एक पूछ लेगा। और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम BP अपॉन BS देखें तो ये NP अपॉन NS होगा और ये इक्वल हो जाएगा IS अपॉन IP। ये यहाँ पर अगर आपसे ये नोटेशन पूछा जाए कि BP क्या है IP क्या है,
तो ये पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल है। आईपी पूछा जाए तो ये क्या है, पोटेंशियल इन प्राइमरी, या सॉरी पी का मतलब प्राइमरी कॉइल से है, और बीएस पूछा जाए तो ये पोटेंशियल इन द सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ऐसे एनएस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, आईपी जो है प्राइमरी के करंट है और आईएस जो है वो सेकेंडरी के करंट है। तो ये ओवरऑल आपका जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टर्म से, तो एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो उसमें मैं मोटा मोटा बता दूंगा और जो चीजें वैसे बतानी है शुरू की वो उनको पढ़ा दूंगा। इसमें कुछ चीजें जो थी वो आपके सिलेबस से हटी हुई है, जैसे पावर फैक्टर वगैरह था, लेकिन हमने बता दिया उनको भी। तो इसके बाद इस साल के लिए जो हटी है, अब इसके बाद इसमें जो टॉपिक वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 1-2 दिन का टॉपिक है, तो आपकी ये पूरी बड़ी यूनिट मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी।